नमस्कार मित्रों, मैं भगवान सिंह। आज हम अपने पेट की आंतरिक संरचना के विषय में बात करेंगे। ज़्यादातर लोगों को शिकायत होती है कि उन्हें भूख कम लगती है, उनका खाया हुआ उन्हें हजम नहीं होता या उन्हें कब्ज हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने पेट की उस संरचना की जानकारी करनी होती है जिससे हमारा भोजन हमारे शरीर को पचता है। जब तक हमें किसी भी समस्या के मूल कारण का पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका उपचार भी नहीं कर सकते। ये एक मनुष्य की उदर की आकृति है जिसमें हमारा ये मुंह है। गर्दन के पास लार ग्रंथि है जिसे लाला ग्रंथि कहते हैं। ये नली, इसे ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली के नीचे अमाशय है, बाईं ओर लीवर है, लीवर के नीचे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर है, दाहिनी तरफ पैंक्रियाज या अग्न्याशय है। अग्न्याशय के बगल में ये जो नली है जिसे ग्रहणी बोलते हैं। उसके बाद नंबर आता है छोटी आंत का, जहाँ पर भोजन का पाचन हो जाता है, और इसके बाद ये बड़ी आंत जहाँ से वेस्टेज मल के रूप में बाहर हो जाता है। आइए समझते हैं। हम जो कुछ भी भोजन करते हैं, मुंह के रास्ते दांतों से चबाकर भोजन किया। भोजन को चबाते समय हमारी लार ग्रंथि लार का उत्पादन करती है। ये लार चबाए हुए भोजन के साथ मिलकर ग्रास नली के रास्ते अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में भोजन के पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। अमाशय में भोजन लगभग 3 घंटे तक रहता है। इस 3 घंटे में हमारे उदर में मिलने वाले जितने भी पाचक रस हैं वो इस भोजन में मिलते हैं और इसे पचाने का काम करते हैं। 3 घंटे की प्रक्रिया के बाद जब भोजन पचता है, भोजन पचने के बाद वो छोटी आंत में जाने को तैयार होता है। छोटी आंत और अमाशय के बीच में ये जो नली है जिसे ग्रहणी बोलते हैं, इस ग्रहणी के रास्ते भोजन छोटी आंत में जाता है। भोजन को छोटी आंत में जाने के बीच में पित्ताशय से पित्तरस और अग्न्याशय से अग्निरस रस मिलकर इस भोजन को, जो अमाशय ने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है, अमाशय में तक जब भोजन आता है तब वो सॉलिड फॉर्म में आता है और अमाशय में पाचन के बाद ये लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। इस लिक्विड भोजन में पित्ताशय से पित्तरस और अग्न्याशय से अग्निरस, जिसे जठराग्नि भी बोलते हैं इस एरिया को, तो यहाँ से अग्निरस मिलकर इस ग्रहणी के रास्ते भोजन तरल रूप में छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में भोजन का दोबारा पाचन होता है। पाचन होने के बाद ये भोजन क्षुद्रांत के रास्ते हमारे शरीर में जितना भी भोजन से रस तैयार हुआ वो रस खून में मिल जाता है और हमें एनर्जी देता है। रस के अतिरिक्त जो भी वेस्टेज या मल बचता है वो छोटी आंत के रास्ते बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से होता हुआ यह मलाशय में पहुंचता है और मल द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। ये तो हुई पूरी प्रक्रिया पाचन की। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मुंह से भोजन हमने किया, दांतों से पूरी तरह से चबाकर जब भोजन हम, लार ग्रंथि जो लार बनाती है, लार ग्रंथि के साथ में लार के साथ में भोजन मिक्स होकर जब ग्रास नली में जाता है तब यहाँ पर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये अमाशय में पहुँचता है।
अमाशय में भोजन लगभग 3 घंटे तक रहता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें एक बार जब भोजन कर लिया उसके बाद लगभग 3 घंटे तक दोबारा भोजन नहीं करना है। जिन लोगों को ये आदत होती है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, अभी आधे घंटे पहले खाना खाया, दोबारा फिर कुछ खा लिया, फिर जाकर के समोसा खा लिया, कुछ खा लिया, तो जब हमारा पाचन चल रहा है उस बीच में हम कुछ नया अमाशय को दे देते हैं तो वो हमारी पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है और धीरे 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 बिगड़ते हुए यही हमारे कुपाचन जो हमारा अपच की समस्या खड़ी होती है वो इसकी वजह से होती है। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए कि एक बार हम भोजन करें तो उसके बाद लगभग 3 घंटे के बाद ही दोबारा भोजन करें। पित्ताशय, जहाँ पर पित्त इकट्ठा होता है, पित्त से पित्त रस निकलता है जो भोजन का पाचन करता है। अगर हमारे लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर के आसपास फैट जमा हो रहा है तो जिसे फैटी लीवर कहते हैं, अगर वो समस्या हमारे साथ आएगी तो हमारे पित्ताशय को प्रभावित करेगी। लीवर में फैट जमा होगा तो भूख भी कम लगेगी। क्यों लगेगी कम? क्योंकि हमने पहले जो भोजन किया है वो पचेगा नहीं ठीक प्रकार से। पित्ताशय पित्त रस को सही से नहीं निकाल पाएगा जो कि अमाशय में तैयार हुए भोजन को पचा करके और हमको रस दे सके। तो इस प्रक्रिया में रुकावट पैदा होगी जिस कारण से पित्त में गांठें पैदा होने लगेंगी। जब पित्त में गांठें पैदा होंगी, आप ये देख सकते हैं पित्त एक थैली के जैसा है, जो थैली नीचे की तरफ है और इसका मुंह ऊपर है। अब इस पित्त की थैली में जब भी गांठें तैयार होंगी, लीवर में फैट जमा होगा, लीवर प्रॉब्लम करेगा, पित्त गाढ़ा होगा। पित्त गाढ़ा होकर जब पित्त की थैली में गांठें तैयार होंगी तो इन्हीं को हम पित्त की पथरी बोलते हैं, जिसे गॉल ब्लैडर स्टोन के नाम से भी जानते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस थैली का मुंह ऊपर की तरफ है, थैली नीचे को है। जब इसमें गांठें तैयार हो जाएंगी तो ये किसी भी प्रकार से गांठें बाहर नहीं निकल पाती और यही गॉल ब्लैडर स्टोन का मेन कारण है कि जो लोग बताते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन हो गई है, अब वो गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ेगा। अब अगर आप सोचें कि गॉल ब्लैडर को आपने रिमूव करवा लिया तो आपका पित्त रस जहाँ जो इकट्ठा होना चाहिए वो आपका इकट्ठा नहीं हो पाएगा और वो पित्त रस पूरे शरीर में फैलेगा जो शरीर में गर्मी बढ़ाएगा। नंबर आता है अग्न्याशय का। अग्न्याशय से पैंक्रियाज बोलते हैं। अग्न्याशय भी अग्नि रस तैयार करता है जो इंसुलिन भी पैदा करता है। यही इंसुलिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे भोजन में हमको मिला, इस अमाशय के में भोजन पचने के बाद जो रस तैयार होता है छोटी आंत में, जिसमें जो भी ग्लूकोज जितना शरीर को ज़रूरत होती है शरीर उतना ग्लूकोज ले लेता है। अगर हमारा अग्न्याशय ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है या इंसुलिन कम बन रही है या हमारी जो ये ग्रहणी की दीवार है, इस दीवार पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, जो चिपक गई है, तो हमारा अवशोषण तंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। जो जितना भी अग्न्याशय में इंसुलिन पैदा हो रहा है वो इंसुलिन ग्रहणी के रास्ते अवशोषित नहीं हो पा रहा है। तब ये ग्लूकोज जो है हमारे छोटी आंत से होता हुआ और हमारे खून में मिल जाता है। जितना ज़रूरत ग्लूकोज की है उससे ज़्यादा ग्लूकोज जब हमारे खून में मिलेगा तो हम जब खून की जांच करेंगे तो वो हमको ब्लड शुगर बताएगा। ये खून हमारे पूरे शरीर को चलता है। जब खून में इंसुलिन की कमी के कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो हमारे सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज चिपक कर और कोशिकाओं को ख़राब करेगा, जिसे ब्लड शुगर बोलते हैं। ब्लड शुगर आगे चल के डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ध्यान ये देना है कि अपने अग्न्याशय, पित्ताशय, अमाशय और ये लार ग्रंथि, इनको स्वस्थ रखना है। साथ में हमारा जो लीवर है जिसे हमें स्वस्थ रखना है। लीवर हमारा स्वस्थ रहेगा, फैटी लीवर नहीं होगा तो हमारी पित्ताशय पे दिक्कत नहीं आएगी। और अग्न्याशय अगर हमारा सही से काम कर रहा है, हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, जिससे कोलेस्ट्रॉल हमारे जो है इस नली में चिपक कर
अवशोषण क्षमता को कम कर देता है। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण रखेंगे तो हमारा भोजन का पाचन भी सही रहेगा और हमें समस्या नहीं आएगी। एक और समस्या आती है लोगों को कब्ज की। कब्ज क्यों होती है? जब हम बहुत ज़्यादा सूखा भोजन करते हैं या अम्लीय भोजन, एसिड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी रूप में हो सकता है, हम कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी रहे हैं या हम जो भोजन कर रहे हैं भोजन के साथ बीच बीच में पानी भी पी रहे हैं, तो ये जब सूखा भोजन ज़्यादा हम करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी आंतों को सुखा देता है। आंतों में भोजन ये चिपकने लगता है और सूख कर भोजन जो चिपकता है, जो भी मल बचा हुआ चिपकेगा, वो मल हमारे इसी बड़ी आंत में इकट्ठा होता है और इसी बड़ी आंत में जब हमारा मल इकट्ठा होता है तो इससे जब आंत पर वजन बढ़ता है, झटका लगने से हार्निया की समस्या भी आ जाती है और यही कब्ज का कारण है। और जब कब्ज ज़्यादा बना रहेगा तो इसके बाद पायल्स भी तैयार हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपने खान पान में सुधार करके, अपनी दिनचर्या में सुधार करके हम सुधार सकते हैं। ज़्यादा गर्म पानी पीने या जो लोगों की आदत है सुबह उठ करके गर्म पानी पीने लग जाते हैं, उनकी वजह से आपकी मुंह की लार भी प्रभावित होती है, आपके आमाशय, आपके लीवर पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए आपको सुबह उठ के गर्म पानी नहीं पीना है। सुबह उठ करके आपको 1 या 2 गिलास साधारण पानी, जो ना तो ठंडा हो ना गर्म हो, साधारण मौसम का जो पानी है उसको आपको आप पिएंगे तो उससे आपकी इस पूरी आंत की सफाई होगी और आंत की सफाई होकर के जो भी मल होगा वो आसानी से बाहर हो जाएगा। ध्यान रखें, भोजन में भी आपके एक रसीली सब्जी या दाल ज़रूर होनी चाहिए। ज़्यादा सूखा भोजन हमें नहीं करना है। ज़्यादा तीखा, मसालेदार, ज़्यादा चटपटा इस तरह का भोजन ना करें तो हमारा पाचन नहीं बिगड़ेगा। आज के लिए इतना, आगे के लिए अगले वीडियो में। नमस्कार।